नाज़रीन, भारत की कोई भी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के मिसाइल्स को नाकाम नहीं बना सकती। पाकिस्तान के पास कौन से मिसाइल्स हैं? क्या इंडिया के हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के मिसाइल की निस्बत ज्यादा एडवांस है? और क्या यह मिसाइल पाकिस्तान के लिए थ्रेट का आंसर पैदा कर सकता है? पाकिस्तान के पास मिसाइल की कौन सी टेक्नोलॉजी है? क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फर्क है? माया और ठोस ईंधन में क्या फर्क है? पाकिस्तान का कौन सा मिसाइल दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस है? क्या अबाबील हाइपरसोनिक मिसाइल को काउंटर कर सकता है? क्या पाकिस्तान जवाब में हाइपरसोनिक जैसा मिसाइल बनाएगा? क्या पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल से थ्रेट है? अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियों की वजह क्या है? क्या भारत के साथ साथ अमेरिका भी खौफ का शिकार है? पाकिस्तानी फजाइया बामुकाबला भारतीय फजाइया सलाहियत, टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली का मवाजना और तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, भारत ने चंद हफ्ते कबल हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया। इस हवाले से यह मिसाइल आवाज से 5 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से परवाज करता है, क्योंकि इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के पास भी इंडिया के मिसाइल्स के मुकाबले में बेहतरीन और एडवांस टेक्नोलॉजी के मिसाइल हैं। यह सिर्फ पाकिस्तान का दावा ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। भारत जानता है कि वो पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को नाकाम नहीं बना सकता। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल रखता है। इस हवाले से जानने के लिए हमने चंद दिफाई माहिरीन से बात की और जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया के मिसाइल टेक्नोलॉजी के मुकाबले में कितनी बेहतर है। दिफाई अमूर पर गहरी नजर रखने वाले माहिर सैयद मोहम्मद अली ने बताया कि इंडिया का जो मिसाइल निज़ाम है वो 50 साल पुराना है, जबकि पाकिस्तान का ये निज़ाम 1980 के आखिर में शुरू हुआ। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को देखा जाए तो इसके इर्तका को 4 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। पहला दौर पाकिस्तान के मिसाइल के दौर का चौथा, वो 1980 की दहाई के आखिर में शुरू हुआ था। इसमें पहले चंद मिसाइल बहुत कम फासले पर वार करने की सलाहियत रखते थे। इसके साथ वो माया ईंधन पर चलते थे और ये काफी मतरूक किस्म की टेक्नोलॉजी थी। लेकिन इसके बाद दूसरा दौर 1998 में शुरू हुआ था, जो गौरी 1 का था, जिसमें पाकिस्तान ने पहला 1300 किलोमीटर के फासले तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया था। मतलब यह कि पाकिस्तान की पहली मिसाइल जनरेशन का सबसे ज्यादा वर्तक मार करने वाला पहला मिसाइल वो था, और ये माया ईंधन से चलते थे। माया और ठोस ईंधन में क्या फर्क है, इस पर माहिरीन का यह कहना है कि वो मिसाइल जो माया ईंधन पर चलते हैं उसका ईंधन हर वक्त तैयार करके नहीं रखा जाता, बल्कि लॉन्च करने से आधा घंटा कबल तैयार करके लोड किया जाता है, जबकि ठोस ईंधन के मिसाइल को फौरी तौर पर फायर किया जा सकता है। पाकिस्तान ने 1998 के बाद दूसरी जनरेशन के मिसाइल बनाने तैयार किए, जो शाहीन सीरीज के मिसाइल हैं, जिनकी 4 इकसाम थी। शाहीन 1 की रेंज 750 किलोमीटर है, शाहीन 1A की रेंज 900 किलोमीटर है, शाहीन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर है। पहली और इस जनरेशन के मिसाइल की टेक्नोलॉजी में फर्क यह है कि ये ठोस ईंधन से चलने वाले मिसाइल हैं। इसका मतलब यह है कि ये हर वक्त लॉन्च के लिए तैयार रहते हैं। ये ज्यादा एडवांस और एफिशिएंट हैं। माया ईंधन से चलने वाले मिसाइल का एक मसला यह था कि लॉन्च से कबल ही उनको तबाह कर दिया जाता था। मसलन इराक के पास ऐसे सैकड़ों मिसाइल थे, जैसे ही वो इसकी फ्यूलिंग शुरू करते थे, अमेरिकी सैटेलाइट इसको पिक कर लेती थी और उनकी फ्यूलिंग हो रही है, जिसके बाद अमेरिकी लड़ाका तैयारे फौरी तौर पर उनको लॉन्च से कबल ही तबाह कर देते थे। यही वजह थी कि दीगर ताकतों ने ठोस ईंधन से चलने वाले मिसाइल बनाए, क्योंकि वो फौरी तौर पर लॉन्च किए जा सकते हैं और दुश्मन के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो इसे मार गिराए। हमारा मिसाइल बनाने का वाहिद हदफ यह है कि हम भारत को किसी भी किस्म की जारियत से बाज रखें। हमारा मकसद दुनिया के किसी भी मुल्क पर हमला करना नहीं है और ना ही हम अपने वसाइल इस पर जाया करना चाहते हैं। हमारा इस सीरीज के 2750 किलोमीटर तक के मिसाइल बनाने का मकसद यह है कि हम भारत की सरहदी हदूद के किसी भी हिस्से को हदफ बना सकें। पाकिस्तान ने 2005 में तीसरी किस्म के मिसाइल बनाना शुरू किए, जो क्रूज मिसाइल है, और हमने 12 अगस्त 2005 को बाबर क्रूज मिसाइल का पहला कामयाब तजुर्बा किया। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फर्क है, इस पर दिफाई अमूर के माहिर का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल की 2 इकसाम हैं, एक माया ईंधन से चलने वाले, दूसरे ठोस ईंधन से चलने वाले मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार बहुत तेज होती है। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 5 गुना से लेकर 20 गुना तक हो सकती है। इसकी वजह यह है कि इनकी रॉकेट मोटर बहुत तेज होती है। इन मिसाइल्स का रेंज से कोई ताल्लुक नहीं होता। यह 70 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक भी हो सकता है, जबकि क्रूज मिसाइल जमीन की सतह से बहुत करीब परवास करता है। इन मिसाइलों में बाबर और रद शामिल हैं। यह आवाज की रफ्तार से कम परवास करते हैं। यह छोटा मिसाइल है, लेकिन यह भी कीमियाई, एटमी और रिवायती हथियार ले जा सकता है। इसको हवाई जहाज, जमीन और समंदर की तह के नीचे आबदोजों और बहरी जहाजों से भी लॉन्च किया जा सकता है, जबकि
बैलिस्टिक मिसाइल्स को जमीन या न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। क्रूज मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेट होता है, मतलब अगर आप गाड़ी को निशाना बनाना चाहते हैं तो आपने गाड़ी के किस शीशे को निशाना बनाना है 1000 किलोमीटर के फासले से भी आप बता सकते हैं। पाकिस्तान का कौन सा मिसाइल दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस है, यह जानकर तो इंडिया की भी नींदें उड़ गई। दिफाई अमूर के माहिर ने इस हवाले से कहा कि पाकिस्तान का वो मिसाइल जो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस है वो अबाबील है, जिसकी रेंज तो 2200 किलोमीटर है, लेकिन अबाबील में जो टेक्नोलॉजी नस्ब है उसे MRV कहते हैं। बैलिस्टिक और अबाबील में यह फर्क है कि अबाबील री एंट्री व्हीकल है और वो एक वक्त में कई वॉरहेड रखता है और हर एक वॉरहेड की सिमत और रफ्तार मुख्तलिफ होती है। पाकिस्तान की इस टेक्नोलॉजी के हवाले से ना सिर्फ भारत बल्कि मगरबी ममालिक भी हैरान हैं कि पाकिस्तान ने इतने कम वक्त में इतने कम वसाइल से कैसे ये टेक्नोलॉजी बना ली है। अब सवाल यह है कि क्या अबाबील हाइपरसोनिक मिसाइल को काउंटर कर सकता है। इस पर दिफाई अमूर के माहिर ये कहते हैं कि अबाबील काउंटर नहीं कर सकता, ना ही इसका मकसद काउंटर करना है। जो मिसाइल्स होते हैं उनके मुकाबले में दिफा नहीं बल्कि जवाब दिया जाता है। इनमें कोई शक नहीं है कि भारत के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो भारत की किसी भी जगह पर हमला कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर हमने इस बात को यकीनी बनाना है कि भारत की जो फौजी और सियासी क़यादत है वो इस हकीकत से बाखबर रहे कि अगर उन्होंने पाकिस्तान पर हमला या जारियत की तो पाकिस्तान भी जवाब में भारत को कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की सलाहियत और अहलियत रखता है। तो पाकिस्तान को मजबूर ना करें, हमने अपना दिफा हर सूरत में करना है और यही हमारी दिफाई हिकमत अमली है। 2019 में भारत ने बालाकोट पर नाकाम फजाई हमले करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने जवाब में 2 तैयारे गिरा दिए थे और एक हेलीकॉप्टर उनका बोखलाहट में गिर गया था और पाकिस्तान ने उनके पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त चंद घंटों के बाद ही भारत के कौमी सलामती के मुशीर ने पाकिस्तान में आला तरीन सतह पर फोन करके यह धमकी दी थी कि आप फौरी तौर पर अभिनंदन को हमारे हवाले कर दें, वरना हम आपके 6 से 7 शहरों पर मिसाइल हमला कर देंगे। जिस पर पाकिस्तान के आला हुक्काम ने यह जवाब दिया कि अगर भारत ने पाकिस्तान के 6 से 7 शहरों को निशाना बनाया तो भारत कम से कम इससे 3 गुना बड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार रहे, जिसके नतीजे में भारत ने यह इरादा तर्क कर दिया था। लेकिन फिर पाकिस्तान ने अमन और जिम्मेदार एटमी ताकत का सबूत देते हुए अभिनंदन को बाइज्जत तरीके से वापस कर दिया। यह बताने का मकसद यह है कि भारत की आला क़यादत पाकिस्तान की सलाहियत से बखूबी वाकिफ है, इसलिए वो अमेरिका और आलमी बरादरी के दिमागों में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करती है। जबकि दिफाई माहिरीन का कहना है कि दुनिया की मुस्तनद मिसाइल टेक्नोलॉजी के माहिरीन पाकिस्तान की सलाहियत से वाकिफ हैं और उसे तस्लीम करते हैं। इस खित्ते में अमन को बरकरार रखना है, हम दुनिया के किसी मुल्क में जारियत नहीं करना चाहते। इस सवाल पर माहिरीन कहते हैं कि तहकीक का पहलू हर वक्त जारी रहता है, हर कोई भी दिफाई एतबार की टेक्नोलॉजी हतमी नहीं होती और अपने वसाइल और सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए हमारे साइंसदान दुश्मन के अहदाफ पर कड़ी नजर रखते हैं और इस एतबार से यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त के अरसे में कम वसाइल से जिस टेक्नोलॉजी के मिसाइल बनाए हैं वो भारत से ज्यादा बेहतर, मौसर और एडवांस है। भारत की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो पाकिस्तान के मिसाइल को नाकाम बना सके। साबिक दिफाई सेक्रेटरी नईम लोधी का इस हवाले से कहना है कि पाकिस्तान के पास जो क्रूज मिसाइल है इसमें भी अपने हदफ तक पहुंचने की सलाहियत है और पाकिस्तान की जानिब से इस मिसाइल पर जवाब जरूर आएगा। पाकिस्तान जरूर इसका तोड़ निकाल लेगा और क्या पता पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी तैयार भी कर ली गई हो लेकिन भारत की तरह शो ना करवाई गई हो। जबकि दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने कहा कि इंडिया के हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान को इससे 100% तक थ्रेट है और वाकई ये टेक्नोलॉजी दुनिया के चंद ममालिक के पास ही है जिसमें ईरान और इसराइल भी शामिल है। लेकिन मजमूई तौर पर इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी मॉडर्न नहीं है। अक्सर जो भी ये ट्रायल करते हैं वो वहीं गिरकर तबाह हो जाते हैं, बल्कि उनके जो लोग टेस्ट कर रहे होते हैं वो भी भागना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया स्पेसिफिक है क्योंकि हमें सिर्फ इंडिया का थ्रेट है और इसी की वजह यह है कि पाकिस्तान को आज तक इंडिया कबूल नहीं कर पाया। उनका कहना था कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इंडिया की निस्बत बहुत ज्यादा एडवांस और मॉडर्न है और मगरबी ममालिक इस बात को मानते हैं कि हमारा कंट्रोल सिस्टम आज तक लीक नहीं हुआ है। जबकि इंडिया का जो इनरिच यूरेनियम है वो कई बार चोरी होते हुए पकड़ा गया है, श्रीलंका, नेपाल और कभी इंडिया में चोरी हुआ। जबकि दिफाई तज्जियाकार ये भी कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान से जो थ्रेट की बात करता है वो बस पाकिस्तान को दबाने के लिए तरीका तलाश किया गया है, वरना उन्हें तो कोई थ्रेट नहीं है। हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तानी मिसाइल से किसी को थ्रेट नहीं है। जबकि दिफाई माहिरीन ये कहते हैं कि इंडिया बड़ा मुल्क है और मगरबी ममालिक का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है,
اس لیے انڈیا کی خرابیوں کو دبا دیا جاتا ہے، لیکن اگر پاکستان کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو زیادہ بڑھایا جاتا ہے۔ پاکستان سے تھریٹ صرف انڈیا اور اسرائیل کو ہے، چونکہ اسرائیل کو تھریٹ ہے اس لیے امریکہ پاکستان پر پابندیاں لگاتا ہے تاکہ پاکستان اپنی میزائل ٹیکنالوجی اسرائیل کے لیے استعمال نہ کرے۔ حالانکہ اسرائیل پاکستان کی رینج میں ہے، لیکن پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ کوئی جھگڑا بظاہر طور پر سرحدی طور پر نہیں ہے۔ ہماری جتنی میزائل ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجک ایسٹ ہیں وہ صرف اور صرف انڈیا کے لیے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ جو ملک امن چاہتا ہے، جو ملک چاہتا ہے کہ اس کے پڑوسی ممالک میں بھی امن ہو اور اس کے اندر بھی امن ہو، وہ صرف اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی بناتا ہے۔ ورنہ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے، ہم بھی انڈیا کو تھریٹ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ انڈیا کے ٹی وی چینلز پر یہ تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان پر سٹرائک کر دو، پاکستان پر یہ کر دو، میزائل چلا دو، وہ چلا دو۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انڈیا نے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی، پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا اور ذمہ داری کے ساتھ دیا۔ کبھی خود پہل نہیں کی، لیکن اگر اس نے پہل کی ہے اور اس نے ایک قدم پاکستان کے اندر رکھا ہے تو پاکستان نے 2 قدم اندر گھس کر مارا ہے، اور اس کی تازہ مثال ہمیں ریسنٹلی مل جاتی ہے۔ 2019 میں امین نندن کی مثال موجود ہے۔ پھر پاکستان کے اندر اگر دہشت گردی وہ پھیلا رہے ہیں تو اس کی ہمیں مثال ان کے جاسوسوں کے تحت ہمیں ملتی ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ بلوچستان میں سے ان کا جاسوس گرفتار کیا جاتا ہے اور اس سے ثبوت ملتے ہیں، وہ ان کی نیوی کا سابقہ آفیسر ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردی کی کارروائیاں انڈیا کرتا ہے۔ جب پاکستان انڈیا پر یہ الزام لگاتا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیاں انڈیا کر رہا ہے تو پاکستان ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ تمہارا کلبھوشن یادو ہے، یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کس طرح کرتا رہا اور پورا نیٹ ورک ہم اس کا پکڑ رہے ہیں۔ لیکن انڈیا کی جانب سے کیا کیا جاتا ہے؟ انڈیا ہمیشہ ایک بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس بہانے کی بنیاد پر وہ پاکستان کے اندر دراندازی کر سکے، لیکن ہمیشہ اس کو اس کا بھرپور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ناظرین، اگر پاکستانی فضائیہ اور بھارتی فضائیہ کی آپریشنل صلاحیت، ٹیکنالوجی اور حکمت عملی کا موازنہ یہ جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو اسٹریٹجک برتری، تیز اور درست فیصلے اور مؤثر تربیت ہی وہ عناصر ہیں جو کسی بھی فضائیہ کو برتری دلواتے ہیں، اور اس میدان میں پاکستان بھارت پر سبقت رکھتا ہے۔ پہلگام میں ہونے والے حملے نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت، جو جنوبی ایشیا کے 2 ایٹمی قوت رکھنے والے ممالک کے درمیان دفاعی توازن اور خصوصاً فضائی طاقت کے موازنے کو توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ دونوں ممالک نہ صرف زمینی اور بحری محاذوں پر بلکہ فضائی میدان میں بھی مسلسل ایک دوسرے سے برتری کی دوڑ میں شامل ہیں۔ بات صرف ٹیکنالوجی کی نہیں ہوتی، بات جذبے کی، اور پاکستان کے اندر وہ جذبہ موجود ہے۔ بڑا ملک ہے انڈیا ہم سے، ان کی اکانومی ہم سے بڑی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ماضی میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں انڈیا کو پاکستان کے متعلق جھوٹ گھڑنا پڑتا ہے۔ انہیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ پاکستان انڈیا کے اندر اٹیک کر گیا اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن پاکستان جو جواب دیتا ہے وہ ثبوت کے ساتھ دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ تمہارے 2 جہاز ہیں جو ہم نے تباہ کر دی ہیں، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، تم اپنے اعداد و شماری پیش کر کے دکھا دو کہ تمہارے اسکواڈرن میں سے 2 جہاز غائب ہو گئے ہیں، اور اگر تم کہتے ہو کہ تم نے ہمارا کوئی F-16 گرایا ہے تو یہ لو، ہماری تو فہرست پوری ہے جتنے ہمارے پاس F-16 موجود ہیں۔ تو حقیقت پسندانہ بات ہی تسلیم کی جاتی ہے، اور اسی لیے انڈیا کے اندر سے اس بار بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر اٹیک ہوا ہے تو کہاں ہوا ہے، ہمیں وہ دکھا ہی دو۔ اور پھر جو سوال انڈین عوام اپنی حکومت سے پوچھ رہی ہے، انڈین حکومت وہ جواب نہیں دے پا رہی، اور وہ سوال یہ ہے کہ بھائی سیکیورٹی لیبس کس کا ہے؟ 7 سے 10 لاکھ فوج آپ نے کھڑی کر دی انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر، اور آپ پھر بھی نہیں روک پائے۔ یعنی ان دہشت گردوں کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ نام پوچھتے رہے، مذہب چیک کرتے رہے، اور آپ سوئے رہے، اور کسی نے گولی کی آواز نہیں سنی، کسی نے ان کو آتے جاتے نہیں دیکھا، کسی نے وہاں پر ان لوگوں کو کسی جگہ رکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس جگہ جہاں پر جانے کے لیے ایک عام کشمیری کو 10 چیک پوسٹوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے، وہاں پر وہ لوگ اسلحے کے ساتھ چلے گئے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کبھی آپ پاکستان کا کبوتر پکڑ لیتے ہیں، آپ کو کبوتر سے بھی ڈر لگتا ہے، اور ادھر آپ الزام لگا رہے پاکستان پر اور 4 یا 3 بندے آپ سے نہیں پکڑے گئے۔ تو جب حقائق کو آپ ایک صفحے پر لکھتے ہیں یا سامنے رکھتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ برتری ہے کس کی۔ اپنی رائے صاحب کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔